हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का सेकंड लेक्चर। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, हमारी बहुत सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो शो करती हैं वेरिएशन विद एटॉमिक नंबर। हमारी बहुत सी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। लेकिन कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है जैसे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ऐसे ही हमारी बहुत सारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियाई पे डिपेंड करती है। तो इसलिए हमें एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एटॉमिक रेडियाई होता क्या है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिफरेंस। ओके, हमारे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच के डिफरेंस को हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। लेकिन जब हम एटम को आइसोलेट ही नहीं कर सकते तो उसके एटॉमिक रेडियाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, एटम हमारा इतना स्मॉल है, उसको हम आइसोलेट ही नहीं कर सकते, उसकी कोई परफेक्ट बाउंड्री नहीं होती। क्योंकि हम क्या देखते हैं एटम में, एटम का जो साइज है वो हमारे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि न्यूक्लियस के क्लोज कितनी है, उससे दूर कितनी है। और हमारी जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी जीरो नहीं होती, जितने मर्जी दूर जाते जाओ हमारे कभी भी जीरो नहीं होती। ओके, तो एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एटम को बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं, ठीक है। हम एटम को बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं और एटम्स के बीच में जितनी भी टाइप की हमारी बॉन्डिंग पॉसिबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में पॉसिबल है, उनके रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। हर एक एटम का रेडियस हमें पता चल जाता है। जैसे हम बात करें सबसे पहले कोवलेंट रेडियस की, मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और हमारा लास्ट है आयनिक रेडियस। एटम्स के बीच में बॉन्ड के हिसाब से, इंट्रैक्शंस के हिसाब से हमारे उसकी रेडियस कैलकुलेट करें, तभी हमें हर एक टाइप के एटम का रेडियस पता चल सकता है, एटॉमिक रेडियस पता चल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की। चलिए, कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस क्या होता है? ऑब्वियसली कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स का रेडियस होगा। टू हमारे कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। ओके, वो इस तरह से, मान लो ये ए एटम है, ये बी एटम है, ओवरलैप करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं यहाँ पे इस तरह से, है ना। अब इसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है, इन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, और इसी को हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। ओके, अब इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें तो हमें एक एटम का रेडियस पता चल जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस पता चल गया ना, क्योंकि अब तो परफेक्ट बाउंड्रीज है, क्योंकि हमारे एटम्स बॉन्डेड हैं। ओके, अब अगर हम क्या करें, अगर हमने एक एटम का रेडियस निकालना हो, मान लो हमने इस एटम का, ए एटम का रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है जो ए और बी का, उसका हम हाफ कर देंगे। सिंपल। ओके, ये तो बात आ गई हमारे होमोन्यूक्लियर एटम्स की। न्यूक्लियर एटम्स की, जैसे हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और उनमें सिंगल बॉन्ड है, उनका तो हम सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर देंगे। अगर हम बात करें हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स की, न्यूक्लियर एटम्स, तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई भी, अब हम दो टाइप्स के होते हैं हमारे हेटेरोन्यूक्लियर एटम। अब उसमें एटम्स जो होंगे, जिसमें एटम्स होंगे वो सेम नहीं होंगे। ओके, एक होंगे जिनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, उनके लिए हम कैसे निकालते हैं? उनके लिए क्या फॉर्मूला है? जो हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, मान लो ए और बी है, वो इक्वल टू होगा किसके? रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी। सिंपली हम उसको इस टाइप से निकालेंगे, जिनकी सेम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हमारा आ गया CH4, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन में जो सिंगल बॉन्ड होगी, उनमें एक एटम का अगर हमने रेडियस निकालना हो, हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रेडियस ऑफ कार्बन एंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन।
ये आपको कैलकुलेट करने के लिए अगर आया तो इनमें से दो चीजें आपको दी होंगी, एक चीज ही आपको कैलकुलेट करने के लिए दी होंगी, क्योंकि जो हमारा रेडियस होता है उसको हम एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें दो वेरिएबल्स दिए होंगे, तीसरे वेरिएबल को निकालने के लिए ही बोला होगा, ठीक है। जैसे इसमें पूछ लें आपको, हमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिया होगा, इसका रेडियस हमें दिया होगा, तो कार्बन का रेडियस पूछ लें तो हम इससे निकाल सकते हैं। ओके, अगर हमसे पूछ ले हाइड्रोजन का रेडियस तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिनकी, उनका रेडियस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये क्या है हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ओके, और ये है हमारा रेडियस ऑफ एटम ए एंड ये है रेडियस ऑफ एटम बी, ओके। अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ना हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है, अगर टू डिफरेंट एटम्स हैं, उनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया। सबसे पहले उसको कैलकुलेट करने का, उसकी कैलकुलेशन का हमें जो फॉर्मूला दिया वो हमें दिया शूमेकर एंड स्टीवेंसन ने, ओके। उन्होंने दिया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम ए रेडियस ऑफ एटम बी प्लस माइनस करेंगे 0.09 और हमारा होगा जाई ए माइनस जाई बी, ओके। इस फॉर्मूले से उन्होंने बोला कि हम रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी एटम का, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने का मतलब, जैसे HCl, HF, HBr, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने का मतलब क्या है कि एक हमारा एटम होगा वो अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। यहाँ पे इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा हुआ है, ये जो हमारा क्लोरीन एटम होगा ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हमारी बॉन्डिंग कैसे होगी, मान लो ये H है, अब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये वाला एटम जो होगा ज्यादा ओवरलैप करेगा इसके साथ, मतलब इसके अंदर ज्यादा चले जाएगा, ठीक है, तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ओके। तो इस टाइप के एटम्स के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। लेकिन इस फॉर्मूले को भी फिर से हमारे जो आए साइंटिस्ट, आप पहले इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से, चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। हमारे साइंटिस्ट आए पोर्टरफील्ड, उन्होंने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया ताकि और अच्छे से कैलकुलेशन हो पाए और परफेक्शन से हमारा एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट हो पाए। उन्होंने फॉर्मूला दिया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.07 जाई ए एंड जाई बी का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जाई ए एंड जाई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, ठीक है। ये हमारे रेडियस है और ये हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। हमारे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बुक्स में कई बार इस तरह से भी लिखा होता है RAB, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो सकता है RAB, तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही है ये। और ये क्या है हमारे जाई ए एंड जाई बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, हमारे टू डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, ओके। इसको इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अगर हमारे सेम मॉलिक्यूल्स हों, अगर हमने सिंगल बॉन्ड निकालनी हो तो हम सीधा डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर हमारी डिफरेंट एटम्स हो, मतलब हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स हो, अगर उनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन की है, ठीक है, अगर उनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हम तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर उसकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। अब अगर बात करें होमोन्यूक्लियर एटम्स की, जैसे हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में तो हमारी ट्रिपल बॉन्ड्स होती हैं, तो उसके सिंगल बॉन्ड वाले का रेडियस कैसे निकालेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से भी तो हमारा इफेक्ट बढ़ता है ना एटॉमिक रेडियस पे, ठीक है। ऐसे ही हमारे O2 की बात करो, उसमें डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स मतलब अब इसकी अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे रेडियस एक इस एटम का ट्रिपल बॉन्ड में कैलकुलेट करें तो हमारा 1.10 आता है, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसका हाफ कर देंगे अगर हम, तो आ जाएगा हमारा 0.55 एंगस्ट्रॉम, ओके। अब ये जो आया हमारा रेडियस एक एटम का आया है, ये तब आया जब वो ट्रिपल बॉन्ड में था, मतलब उसकी जो बॉन्डेड स्टेट थी वो ट्रिपली बॉन्डेड था, ठीक है।
लेकिन हमें क्या अगर निकालना हो सिंगली बॉन्डेड का, तो हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। कैसे? अब हम नाइट्रोजन को ऐसे एटम के साथ लेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल के साथ लेंगे जहां पे नाइट्रोजन उसके साथ सिंगली बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे हम ले ले CH3NH2, ठीक है, इसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, हम यहाँ पे इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे, इसके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखेंगे हम, तो वो होता है हमारा 1.47 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बीच का अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड का इंटरन्यूक्लियर डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो 1.47 एंगस्ट्रॉम होता है। तो और हमारे कार्बन के अकेले का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से हम निकाल सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में देखें तो हमारे यहाँ पे होता है 0.77 एंगस्ट्रॉम। अब हमें कार्बन का रेडियस पता लग गया और इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को जो हमारे कार्बन का रेडियस है उससे माइनस कर देंगे, तो हमारा रेडियस आ जाएगा सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन एटम का। इस तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड से हम जो हमारे ट्रिपली बॉन्डेड एटम्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हमारे नेचुरली ट्रिपल बॉन्ड में ही एग्जिस्ट करता है, N2 में ही एग्जिस्ट करता है, अगर हमने उसके सिंगली बॉन्डेड एटॉमिक रेडियाई निकालना हो तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंटली होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे मल्टी बॉन्डेड स्टेट में अगर हमारा एटम प्रेजेंट हो तब हमारे एटॉमिक रेडियाई पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम नेक्स्ट हम यही करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लिया आपने? चले, सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई में, तो मल्टी बॉन्डेड एटम्स, मल्टी बॉन्डेड एटम्स का मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स का हमारे एटॉमिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, अगर हम बात करें कार्बन कार्बन बॉन्ड की, देखो आपकी स्क्रीन पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की, तो उसको देखो एटॉमिक रेडियाई कितना आया उसका 0.77। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 0.66, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 0.60। ऐसे ही नाइट्रोजन में देखो सिंगल बॉन्ड में उसका 0.70 आ रहा था, डबल बॉन्ड में उसका 0.60 आ रहा था, ट्रिपल बॉन्ड में हमने अभी निकाला 0.55 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ओके, इससे हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे हमारे बॉन्ड्स इंक्रीज कर रही हैं, हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करती है, हमारे एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। तो अपने नोट्स में ये बात डाल लो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस और जो हमारा अट्रैक्शन होता है बिटवीन एटम्स वो भी इंक्रीज कर जाता है, उसकी वजह से हमारा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर जाता है। फर्स्ट फैक्टर तो ये हो गया। सेकेंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो है हमारी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का भी हमारा एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक रेडियाई पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे? अगर बात करें हमारे CH3 इथेन की, यहाँ पे हमारी कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। अगर हम बात करें इथीन की तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अगर एसिटिलीन की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ओके, जब यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला हमने कार्बन और हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे था 1.14 एंगस्ट्रॉम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे 1.11 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 1.07 एंगस्ट्रॉम। ओके, देखो हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, देखो जैसे जैसे हमारी बॉन्ड्स इंक्रीज कर रही हैं वैसे वैसे हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज कर रहा है, मतलब हमारी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है, तो हमारा जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी डिक्रीज कर रहा है। अगर हम बात करें इसके एटॉमिक रेडियाई की, कार्बन के रेडियस की बात करें इन तीनों में, यहाँ पे जो कार्बन का रेडियस होता है सिंगल बॉन्ड में हमने पहले भी देख लिया 0.77 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पे हमारे कार्बन का रेडियस होगा 0.74 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे हमारे कार्बन का रेडियस होगा 0.70 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब देखो हमारे कार्बन का रेडियस भी डिक्रीज कर रहा है, तो इससे हमें क्या बात पता चल रही है, जैसे जैसे हमारा, अब यहाँ पे देखो एस करेक्टर कितना है, 25% एस करेक्टर है, इसमें एस करेक्टर कितना है 33.3%, इसमें एस करेक्टर कितना है 50%। जैसे जैसे हमारा एस करेक्टर इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारे जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की टुवर्ड्स न्यूक्लियस
वो इंक्रीज करती है और हमारा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। ओके, ये बात अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिए। क्या ऐड करना है आपको? देखो sp3 में हमारा S करेक्टर 25% होता है, sp2 में हमारा 33.3% होता है, sp में हमारा 50% होता है। ये सब बातें तो आपको पता है ना। अब जैसे जैसे हमारा S करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया, अब हमारी ये वैल्यूज आ रही है। जैसे जैसे हमारा S करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे, वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है ना। S करेक्टर ज्यादा तो ऑब्वियसली हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज जाएंगे, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हमारा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया, नोट डाउन कर लो इसको। ओके, इसमें हम इतना करते हैं। और हमारे बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ये सब फैक्टर्स भी हमारे एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटालिक रेडियस की। इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप जरूर लिख लेना। ये अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, बट आगे ये हमारा बेस है। ये मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा बेस है। आगे आपके कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, ठीक है। इसलिए ये जो बातें बता रही हूँ इसको नोट्स में ऐड करते जाइए। चलिए अब करते हैं हम मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस ऑब्वियसली हमारे एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड्स होंगी। मेटालिक बॉन्ड कौन सी होती है बताइए जरा मुझे? जो मेटल्स के बीच में होती है ना। अगर हम कोई भी मेटल लें, मान लो जैसे हमने आयरन मेटल ली, इसका हमारा स्ट्रक्चर क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, इस तरह से क्लोज पैकिंग होती है। हमारे मेटल्स की एक खास बात है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। मतलब यहाँ पे जो हमारे एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरह से घूमते जाते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैं एक एटम यहाँ पे निकाल के बताऊँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा यहाँ घूम रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अट्रैक्शन जो हो रही है, यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस के साथ भी हो रही है, यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस के साथ भी हो रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यही थोड़ी है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे आ रहा है इसकी अट्रैक्शन इसके साथ हो रही है, जब यहाँ पे आ रहा है इसकी अट्रैक्शन इसके साथ भी हो रही है, यहाँ पे इसके साथ भी हो रही है। एक तरह से ये हमारे मेटल को पकड़ के रखता है, बॉन्ड्स बना देता है एक तरह उसके बीच में। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देता है उसमें, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है हमारे मेटल्स का। मतलब एक तरह से ग्लू की तरह काम करता है कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन जो होती है हमारे न्यूक्लियस के साथ, सभी एटम्स के न्यूक्लियस के साथ जो आसपास एटम्स प्रेजेंट है उनके साथ अट्रैक्शन होने की वजह से ये पूरे स्ट्रक्चर को टाइटली पैक करके, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पैक करके रखता है हमेशा, ठीक है। इसलिए हमारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें बहुत सारे होते हैं। ओके, ये तो होगी हमारी मेटल्स की बात। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमारी मेटालिक बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह से हमारे मूव कर रहे हैं फ्रीली और इसमें अट्रैक्शंस हो रही हैं और हमारे एटम्स इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रही है वो है हमारी मेटालिक बॉन्ड। इन एटम्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका अगर हम हाफ कर दें तो वो होगा हमारा मेटालिक रेडियस। समझ गए? मेटालिक, ये जो एक तरह से हमारे दो एटम्स के बीच में, ये जो हमारी जो एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसे ऐसे हो रही है सभी एटम्स के बीच में, इसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। क्योंकि ना ही ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड होने के लिए क्या चाहिए, मेटल नॉन मेटल चाहिए, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए। यहाँ पे तो सारे मेटल्स के एटम्स हैं। आयनिक बॉन्ड भी नहीं हो सकती, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, मतलब एक मेटल और नॉन मेटल चाहिए। यहाँ पे तो मेटल्स है। हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं हो सकती कि एक ही एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा हो, है ना। इस टाइप का कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो इस टाइप की जो बॉन्ड बन रही है इलेक्ट्रॉन की फ्रीली मूव करने की वजह से, जो अट्रैक्शंस की वजह से, उसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। अब इन दो एटम्स के बीच के जो, जहाँ पे मेटालिक बॉन्ड बनी हो, इन दो एटम्स के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दे तो हमें मेटालिक रेडियस मिल जाएगा। ओके, इतनी बात जल्दी से नोट डाउन कर लो। मेटालिक रेडियस को हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना हमारे मेटल्स, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह, इसलिए इसको हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
लास्ट हमारा है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, तो वैन डर वाल रेडियस देखिए क्या होता है, वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, हमारे न्यूट्रल एटम्स में, ठीक है। न्यूट्रल एटम्स जैसे हमारी नोबल गैसेज होगी और हमारे नॉन पोलर, जो नॉन पोलर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो ओके। अब देखो दो मॉलिक्यूल्स है हमारे यहाँ पे, मान लो ये हमारा H2 मॉलिक्यूल है, ये हमारा H2 मॉलिक्यूल है। दो मॉलिक्यूल्स के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, दो मॉलिक्यूल्स को आप जितने क्लोज ला सकते हो उतने क्लोज ले आओ, पहले जितने भी मॉलिक्यूल्स की अप्रोच है उस क्लोज आने की उतने क्लोज ले आओ। अब क्या करेंगे हम, उनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हम हाफ कर देंगे। इंटरन्यूक्लियस डिफरेंस डिस्टेंस, ठीक है, न्यूक्लियर उसका हम हाफ कर देंगे, उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। सिंपल है, ओके। आपकी बुक में इसको ऐसे भी समझाया होता है, टू मॉलिक्यूल्स को साफ साफ बनाया होता है इन्होंने। यहाँ पे मैंने एक ही में बना दिया, मैंने एक पूरा मॉलिक्यूल बना दिया, उन्होंने एटम्स को बनाया होता है कि ये दो एटम्स हैं हमारे, ठीक है, ये पूरा मिलके तो एक मॉलिक्यूल बना ना, ये H एटम है, ये H एटम है, मान लो ये H एटम है, ये H एटम है, मैंने एक पूरा मॉलिक्यूल बना दिया था। उसमें जो हमारे एडजेसेंट एटम्स होंगे उनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसको हम हाफ कर देंगे, तो हमारा वैन डर वाल रेडियस बन जाएगा। इस टाइप से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बातें एक ही हैं कि हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर देंगे, तो हम उसको बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम अगर और कम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस हो जाएंगी, ठीक है, उसकी वजह से ये पास नहीं आ पाएंगे, या हमारे न्यूक्लियर रिपल्शंस हो जाएंगी। ये मॉलिक्यूल्स, हमारे जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने पास आ सकते हैं उतने पास उनको ले आओ, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप पास लाने की कोशिश करोगे तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से या न्यूक्लियर रिपल्शंस की वजह से और क्लोज वो नहीं आ सकते, क्योंकि वो न्यूट्रल एटम्स है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं एक तरह से, और वो नॉन पोलर है, वो एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं करेंगे। अब H2 बॉन्डिंग नहीं करेगा, उन्होंने हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, अब मॉलिक्यूल्स को जितने पास आप ला सकते हो ले आओ और उन दोनों के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दो, वो हो गया हमारा वैन डर वाल रेडियस। सिंपल है, नोट डाउन कर लो। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि वैन डर वाल रेडियस ज्यादा होता है हमारा ये कोवलेंट रेडियस, बताइए अब जल्दी से मुझे, वैन डर वाल रेडियस ज्यादा होगा ये कोवलेंट रेडियस? ऑब्वियसली हमारा वैन डर वाल रेडियस ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और मॉलिक्यूल्स देखो कितने दूर दूर है, ठीक है, और जो हमारा कोवलेंट रेडियस होता है वो दो एटम्स के बीच में इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, तो ऑब्वियसली उसमें डिस्टेंस कम होगा, ऑब्वियसली हमारा कोवलेंट रेडियस कम होगा एज कम्पेयर टू वैन डर वाल रेडियस। समझ आ गई? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, दो एटम्स के बीच में है, मॉलिक्यूल्स हमारे दूर दूर हैं और हमारे जो एटम्स है वो उनकी ओवरलैपिंग हो रखी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा जो कोवलेंट रेडियस है वो एज कम्पेयर टू वैन डर वाल रेडियस स्मॉल होता है। ये बात आप नोट डाउन कर लो। अब हम बात करते हैं वेरिएशंस की, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब हम वेरिएशंस की बात करेंगे। अब पीरियोडिक टेबल में हम वेरिएशन कैसे देखते हैं, अलोंग द पीरियड देखते हैं, डाउन द ग्रुप देखते हैं, है ना। तो अगर हम सबसे पहले देखें, ये हम एटॉमिक रेडियस की वेरिएशंस देख रहे हैं, रेडियस वेरिएशंस। चलिए अलोंग द पीरियड देखते हैं सबसे पहले। जैसे हम बात करें अलोंग द पीरियड, ले लें हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ओके, अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एटॉमिक नंबर हमारा किसके इक्वल होता है? अगर हम चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज, तो वो हमारा Z ही होगा, क्योंकि जितने हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतना ही न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है। चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से होता है। ये मैं आपको बात पहले बार बार बताती आ रही हूँ, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही हमारे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा। तो ये आ गया हमारा चार्ज। अगर हम अब शेल की बात करें, हमारे शेल्स कैसी होती हैं?
फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 8, फिर 8, फिर 18, इस तरह से आपको पता है ना शेल, ये कौन सी होगी, K, L, M, N, ठीक है, इस तरह से शेल नंबर होते हैं हमारे। तो इसमें शेल की बात करें, देखें कितनी शेल्स हैं इसमें, एक 2 होगी, 1, यहाँ पे 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड 2, 8, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 8 होंगे, 7 होंगे, इस तरह से। अब सभी में देखो 2 ही शेल्स हैं, K और L शेल ही है, ठीक है। अब देखो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और हमारी शेल तो उतनी है। अब हमारी शेल यहाँ पे है, सभी में 2 शेल्स हैं, है ना, 2 शेल्स हैं यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है। अब हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस शेल में, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बढ़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज हमारा इस साइड को अलोंग द पीरियड हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमारी शेल में इंट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो बढ़ती जाएगी, उसकी वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो हमारा अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज। इसको आप एक और तरह से समझ सकते हो, हमने पिछले लेक्चर में, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने लास्ट लेक्चर किया था, उसमें हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया था। जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज, वो हमारे अलोंग द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। वो इंक्रीज होने की वजह से भी हमारा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा। कैसे, मैंने बोला था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो हमारे इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स द न्यूक्लियस अट्रैक्शन इंक्रीज, हमारा साइज डिक्रीज, ठीक है, इसलिए हमारा एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज। इतनी बार नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब बात करें हम अगर ग्रुप की, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप देखो, आप शेल हमारी इंक्रीज करती हैं, शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली हमारा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। देखो जैसे हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात करें, क्या होता है 1, 3, 11, 19, ठीक है। यहाँ पे शेल्स देखो कितनी है, यहाँ पे सिर्फ 1 शेल होगी, यहाँ पे 2 and 1, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 8 and 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 8, 8 and 1, है ना। यहाँ पे देखो एक ही शेल है, यहाँ पे 2 शेल्स होगी, यहाँ पे 3 शेल्स होगी, यहाँ पे 4 शेल्स हो गई, इसलिए हमारा जो शेल नंबर इंक्रीज करने की वजह से हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, ये तो बात होगी हमारी नॉर्मल। अब अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की, तो इसमें क्या एक्सेप्शन है, फर्स्ट एक्सेप्शन देखें, एक्सेप्शंस तो होना क्या चाहिए, हमने क्या पढ़ा, डाउन द ग्रुप हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज करता है, और अलोंग द पीरियड जो हमारा एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज करता है, यही पढ़ा हमने। ओके, अगर हम बात करें पीरियड नंबर फर्स्ट की, ठीक है, हाइड्रोजन से हीलियम तक, हमारा क्या करना चाहिए, देखो अलोंग द पीरियड है तो एटॉमिक रेडियाई क्या करना चाहिए, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है, जो हमारा एटॉमिक रेडियाई होता है हीलियम का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अब ये सोचो ये क्यों होता है, जल्दी से सोचो, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से कि ये क्यों होता है, पॉज करके वीडियो को। हीलियम क्या है, हमारी नोबल गैस है। नोबल गैस में हम क्या देखते हैं, कौन सा रेडियाई देखते हैं, वैन डर वाल रेडियाई देखते हैं। और हाइड्रोजन में हम कौन सा रेडियाई देखते हैं, कोवलेंट रेडियाई देखते हैं। अब ये बात तो हम पीछे कर आए हैं, कौन सा रेडियस बड़ा होता है, कोवलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस। ऑब्वियसली वैन डर वाल रेडियस बड़ा होता है, इसकी वजह से हमारा जो हीलियम का साइज होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन वो बड़ा होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। इस तरह से एक्सेप्शंस है, इस तरह से सभी पीरियड्स में हमारा जो हमारी नोबल गैसेज होंगी उनमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, वैन डर वाल रेडियस हमारा ज्यादा होता है। जैसे हम ग्रुप नंबर, अब पीरियड नंबर 2 की बात करें, क्या आता है उसमें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। इसके हमारा ट्रेंड कैसे आ जाएगा, लिथियम का एटॉमिक रेडियाई सबसे बड़ा, फिर बेरिलियम का, बोरोन का, इस तरह से आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये सबसे पहले आ जाएगा, मतलब नियोन का जो एटॉमिक रेडियाई होगा वो इन सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा, ये जो है हमारी नोबल गैस है, नोबल गैस में हम क्या देखते हैं,
वैन वॉल रेडियाई देखते हैं, वैन वॉल रेडियाई, और इन सब में हम क्या देखेंगे, कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई हमारा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू वैन वॉल रेडियाई, इसलिए हमारी जो नोबल गैस है उसका जो एटॉमिक साइज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर बात करें हम डी ब्लॉक की, आपके में सिर्फ एस और पी ब्लॉक की वेरिएशन थी, आपके सिलेबस में यहाँ पे बुक में भी यही दे रखी है। अगर डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में हमारी बहुत सारी एक्सेप्शंस है, जैसे स्कैंडियम टू वैंडेनियम हमारा एटॉमिक साइज पहले डिक्रीज करता है, फिर उसके बाद हमारा क्रोमियम से लेके मैंगनीज तक हमारा कांस्टेंट रहता है, फिर कोबाल्ट से लेके जिंक तक हमारा इंक्रीज करता है। ऐसे डाउन द ग्रुप पे बहुत सारी एक्सेप्शंस है, हॉफनियम वगैरह बीच में हमारे लैंथेनम एक्टिनम आने की वजह से, हमारे साइजेस स्क्रीनिंग इफेक्ट आने की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट आने की वजह से हमारे एटॉमिक साइज में बहुत सारी वेरिएशंस आती है। ये पूरा हम जो डी ब्लॉक की एक्सेप्शंस पढ़ेंगे जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक आपकी सिलेबस में एस और पी ब्लॉक की ही वेरिएशंस है, इसलिए मैंने एस और पी ब्लॉक की ही आपको एक्सेप्शंस करवाई, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, कल हम करेंगे आयनिक रेडियाई और आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक, उसको आयनिक रेडियाई की जो न्यूमेरिकल्स है वो भी हम करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करके ज़रूर जानो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।